जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा गुंज चाहिए, गुंज चाहिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो से जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्या निचोड़ 2.2 को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से। तो स्टार्टिंग में मैं इसका कंप्लीट आपको इंट्रो बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में मे भी पता ना हो कि निचोड़ क्या होती है, हम इसमें क्या आपको परोसने वाले, क्या आपको देने वाले, ये आपके लिए कैसे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो निचोड़ हमने पिछले ईयर स्टार्ट किए थे, जो कि लगभग हमारे हिसाब से सटीक रहा है, सही चीजें रहा है। कुछ बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ी चीजें मिली थी उनको। तो इस साल भी आप लोगों के कहने पर जो है निचोड़ 2.0 लेकर है, जो कि हमने पोस्ट किए थे कि निचोड़ जो है आपको चैप्टर वाइज चाहिए, नंबर वाइज चाहिए, यूनिट वाइज चाहिए। तो बहुत से बच्चों ने चैप्टर वाइज पे वोट किए थे। इस वजह से जो हम निचोड़ 2.0 जो है लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए, वो है आपके चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज मीन्स हम ऑल चैप्टर्स की जितने जितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंप्लीट देंगे। तो चलो भाई, और भी इसकी बेसिक चीजें और भी बता देता हूं कि इस तो अब देखो ये स्टार्टिंग की वीडियो, तो आपको ये सब चीजें स्टार्टिंग में समझ लेना है, तब जाके आपको इन सब चीजों को अमल में लाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो निचोड़ में होगी क्या, चैप्टर वाइज होगी, चलो ठीक है। तो आपको क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके बाद, तो देखो हम इसमें परीक्षा बोध, ठीक है, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, आप थंबनेल में देख रखे हैं, अभी क्वेश्चन बैंक जो आया है वो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, मॉडल पेपर जो है हम प्रीवियस 2-3 साल के मॉडल पेपर को लगभग इसमें डाल दिए हैं। न्यू मॉडल पेपर्स तो आपको बोर्ड वाला भी नहीं आया है और अभी आया भी नहीं है, वो हम खुद आपको मॉडल पेपर बाद में बना के दे देंगे। ठीक है, डोंट वरी, हम इन्हीं में से ही मॉडल पेपर बना के देंगे। तो इसमें देखो परीक्षा बोध सार, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस 2 से 3 साल की मॉडल पेपर को की क्वेश्चंस को, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, पिछले हम 18, 19, 20, 21 जो भी क्वेश्चन आएगा सबको इसमें डालें। मतलब निचोड़ है, इसका मतलब यह है कि इसमें क्वेश्चन 1-2 ठो नहीं रहेगा, इसमें जितना भी है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बोर्ड पूछे हैं अभी तक, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस को ला के इसमें रख दिया गया है। मतलब क्वेश्चन इसमें भर भर कर है, तो जिसमें पढ़ने की हिम्मत है, जुनून है, वो तो इनको पढ़ेंगे ही। और अब आपको परीक्षा बोध बस है या सार बस है, कोई एक मटेरियल होने से आप निश्चिंत होकर इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है या पूछे जा सकते हैं, सबको इसमें डाला गया है। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते फिर हमारे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक की क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी नंबर वाइज। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स की आएगी, ऑल सब्जेक्ट का ऐसा आएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फिर चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में क्या है, संसाधन और विकास, जिसमें से टोटल 9 मार्क्स की क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। अब ये जिस भी यूनिट होगा उन यूनिट से, ठीक है, तो देखो 1-1 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन और 4 नंबर वाले। ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ये कंफर्म है कि इसी के पैटर्न पर ही बोर्ड क्वेश्चन छांटते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझेंगे आप लोग। तो यहां पर देख लेते हैं, इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, मैं पहले से बता देता हूं। अगर आप लोगों को मैं पहले ही भी बोला था कि आप पढ़ के रखें, हम निचोड़ बनाने वाले, जिससे आपको फायदा होगा, आसान होगा। तो देखो जिन बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए तो ये अब रिवीजन अभी से स्टार्ट होना है उनका। तो देखो आपको ये क्वेश्चंस की आंसर बताना है कि संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, स्टेप इसको कर लेना है। फिर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर किन्हीं 2 नवीकरणीय या नवीनीकरण संसाधन के नाम आपको लिखना है, और साथ ही साथ नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, इन क्वेश्चंस को भी करके रखेंगे। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है जैविक संसाधन किसे कहते हैं, ये आपको कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट करते चलिए। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, देखो आप पढ़ लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलो, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को नोट करो जो आपकी तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन बाकी है तो मुझे इसको करना है करके। ठीक, फिर शुद्धिकरण क्षमता या इसी को सिंक क्षमता के नाम से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि शुद्धिकरण क्षमता किसे कहते हैं। फिर विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प क्या हो सकता है, कि हम विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के बदले क्या उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर
प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण आपको पता होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, फिर संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता क्यों है, और उसके कोई 2 उपाय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर 1 से आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो अभी तक ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, और देखो 2 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्ट के बीच से भी पूछा जा सकता है। तो इन इतने क्वेश्चंस को जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं इस पार्ट से 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आएगा, तो 4 मार्क्स वाले 4 से 5 ही क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, देखो संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है, प्रबंधन के प्रमुख उपाय कौन कौन सा हो सकते हैं, ये करना है आपको 4 मार्क्स से। फिर नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर होता है, दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर जन संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को आपको लिखना है। फिर संसाधन प्रबंधन के लिए कौन कौन सी उपाय किए जा सकते हैं उसको आपको समझाना है। ठीक है, तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। भूजल नवीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, फिर मिट्टी के नवीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखो ये 7 क्वेश्चन में से आपको 4 नंबर वाली क्वेश्चन अथवा में आती है, तो 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। ये रहा चैप्टर 1 का। ठीक है, फिर तो अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 2 देखो, उसमें क्या भूमि संसाधन है, जिसमें से भी आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट वाइज है, तो यूनिट वाइज में एग्जैक्ट आपको बता पाते हैं कि इस यूनिट में ये चैप्टर है, तो ये इस चैप्टर से टोटल 9 नंबर का है, क्योंकि ये जो मार्क्स आपको शो हो रही 9 मार्क्स, वो एक इंडिविजुअल चैप्टर से नहीं है, आपके यूनिट से। तो हम ये यूनिट वाइज जो है हुआ है, मतलब चैप्टर जिस भी यूनिट में इंक्लूड है उसके हिसाब से ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएगा, तो 2 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं आप लोग करते चलिए। इसका कृषि भूमि की कमी से क्या होगा, इसको आपको लिखना है। फिर भारत की अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जहां अधिक वर्षा होती है वहां कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। फिर किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं को लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन हुआ। फिर आगे देख लेते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको लेटेराइट मिट्टी की विशेषताएं आपको पूछे जा सकते हैं। फिर मरुस्थलीय मिट्टी को कृषि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, हम कोई शुष्क मिट्टी है या मरुस्थलीय मिट्टी है, उसको हम कृषि के लिए उपयोग में कैसे बना सकते हैं, उसको करना है। फिर बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसको आपको लिखना है। तो देखो ये बेसिक है एकदम, आपको इसको रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चीजों को समझते चलना। बंजर भूमि तो आप कैसे बना, एक बार आप आंसर पढ़ के रखो, फिर माइंड में रिवाइज करो कि हाँ भाई मुझे इसकी आंसर इस तरीके से लिखना है, एकदम रट्टा मत मारते रहना सामाजिक विज्ञान को। फिर मृदा ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, अगर मिट्टी ही ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को समझते हुए लिखना है आपको, एकदम रट्टा नहीं मारना। ठीक है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इसकी उपयोगिता लिखना है। फिर मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स वाले अगर इस चैप्टर से पूछेंगे तो। ठीक है, फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अथवा में आती है। प्रतिभूमि बंजर भूमि से भिन्न है, स्पष्ट करना है, मतलब प्रतिभूमि और बंजर भूमि में आपको अंतर स्पष्ट करना है। फिर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ 4 मार्क्स वाले। फिर देख लेते हैं आगे, देखो लगभग 6 ही क्वेश्चन करना है इसमें से, इस पार्ट से 4 अंक वाले। देखो 6 अंक के लिए आपको कम क्वेश्चन करना पड़ेगा, और उसके बाद 5 के लिए थोड़ा ज्यादा, 4 के लिए उससे ज्यादा, 3 के लिए उससे ज्यादा, 2 के लिए सबसे ज्यादा लगता है, 1 के लिए उससे भी ज्यादा। आपको 150 से 200 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हम प्रैक्टिस कराएंगे, अभी आएगी वीडियो उसके लिए। ठीक है, फिर इसमें देखो भूमि प्रबंधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ की भूमि की तुलना करना है। फिर उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, इसको समझाना है। वन किसे कहते हैं बताते हुए वनों से प्राप्त उपजों का आपको नाम लिखना है। तो स्टार्टिंग का मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चंस तो आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन को, हालांकि ये आप ऑप्शनल में रख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन, बट ऊपर के तीनों क्वेश्चन आपको 100% करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर से भाई आपका क्या है, अध्याय 3 में कृषि। ठीक है, कृषि से आपका देखो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके लिए आपको मुश्किल से 5 मार्क्स के लिए 3 से 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो नीरा बोया गया क्षेत्र से क्या आशा है उसको बताना है। फिर आधुनिक कृषि के क्या क्या दुष्परिणाम है, नीरा बोया गया क्षेत्र क्या है उसको आपको तुरंत अभी से आप रिवाइज करते चलिए। आपको जो भी क्वेश्चन तैयार नहीं है
क्योंकि आपकी लगभग तिमाही पेपर हो गई और अर्धवार्षिक पेपर होने वाले, फिर कुछ ही दिनों में वार्षिक पेपर भी होने ही वाले। तो आप लोगों को अभी से इसका अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, गर्मी में किन फसलों का उत्पादन होता है, फसल चक्र किसे कहते हैं। देखो इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है। जो भी क्वेश्चंस का नहीं होगा उसको तुरंत ही इस वीडियो के साथ ही कर लेना। आप तैयारी हो जाएगा फिर बता देना, हम फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। फिर उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है। फिर नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या मतलब, हम सीधा नलकूप से ही पूरा का पूरा सिंचाई करेंगे तो उसका क्या घाटा होगा, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको आपको लिखना है। फिर जायद फसलों के नाम, तो जायद जब जायद फसल आए तब हर एक फसल का नाम, गर्मी फसल, रबी फसल, हर एक फसल का, खरीफ फसल, सब फसल के नाम आपको अच्छे से लर्ना होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, वैसे बाकी फसल का भी हम देखेंगे, 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है उसको लिखना है। फिर जैव प्रौद्योगिकी क्या, तो 10-10 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 2 मार्क्स वाला, इन क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है, ठीक है। फिर 5 मार्क्स वाले देखो आपको सिर्फ लगभग 4 क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए जस्ट स्क्रीन पर है आपके, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, जिसमें से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसको आपको करना है। अगर मोटे 5 मार्क्स वाले तो कम से कम कोशिश करो कि हेडिंग वाला हो, और इसको करोगे भी तो कम से कम भाई 6 से 7 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें खरीफ, रबी एवं जायद फसल को डिटेल में समझाना है कि इसकी फसल कब बोई जाती है, उसके प्रमुख फसल कौन कौन से हैं करके, ठीक है। फिर भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखना है। फिर ये सांकरा गांव वाला जो है पूरे डिटेल से आपको देखना है। ये 4 ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, जहां से आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अगर पूछे गए हैं तो इन्हीं में से ही लगभग क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इवन आप 2023 की भी बोर्ड क्वेश्चन की देखेंगे तो इनमें से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जो 23 की क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हो, खासकर ये जो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है कुछ कुछ, है ना, जैसे कि 4 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, 6 मार्क्स वाला, ये 1-2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रिपीट हो सकती है, बट बहुत ज्यादा आपका रिपीट नहीं होगा, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 3 का। फिर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या है, खनिज और औद्योगिकीकरण। इसमें से 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन। हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 मार्क्स वाले क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तो ई नीलामी का क्या अर्थ है उसको बताना है। फिर 2 धात्विक खनिजों के नाम, ठीक। फिर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, क्या भूजल खनिज है, हम भूजल को खनिज है कि नहीं बोलते हैं, उसको बताना है। फिर ई कॉमर्स, औद्योगिक प्रदेश से क्या आशा है, इन सब चीज को आपको करते चलना है। खनिज किसे कहते हैं, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करते चलेंगे, ठीक है। फिर आपका 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, उसको आपको करना है, ठीक है। फिर खनिज से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको विस्तार से समझाना है। अगर हम खनिज बोल रहा हूँ, उत्खनन से अगर हम कहीं पर खुदाई करते हैं तो वहां क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बार बार मैं बोल रहा हूँ रटना नहीं, आपको समझते हुए करना है, ठीक है। फिर औद्योगिकी के 4 लाभ लिखना है। औद्योगिकीकरण से क्या लाभ, 4 लाभ हो सकते हैं उसको लिखना है। फिर उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरण, तो ये देखो ऊपर वाली क्वेश्चन और ये वाली क्वेश्चन सेम है, बस वर्ड्स चेंज है, उसमें आंसर आपको वही देना है जो ऊपर में दे दूसरा में, वो चौथा भी सेम है, ठीक है। फिर पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है उसको करना है। फिर सरकार ने कई औद्योगिक नीति में मुख्यतः कौन कौन सी नीति अपनाई है उसको आपको करना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले, इसको अच्छे से कर लेना है। देखो इसमें से ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, इसका मतलब ये है कि इसके और भी चैप्टर होगा, उस चैप्टर से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर से आप इतने क्वेश्चंस को करके रखिए। फिर हम लोग फाइनली आपके लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 का। आपको मैं बता दूं इन 5 चैप्टर की अगर तैयारी हो जाए तो फिर आप हमें कमेंट करके बता देना, और ये भी बता देना कि अभी तक के जो 5 चैप्टर आप देखोगे उसमें से आपकी कितनी तैयारी हो गई है और कितनी बाकी है करके, ठीक है। तो हम लोग 5वां चैप्टर से देखेंगे में क्या है, मानव संसाधन, उसको डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या 2 मार्क्स नहीं पूछे जाते, सीधा सीधा आपके 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या क्या क्वेश्चन है, जनगणना में कौन कौन
जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको लिखना है। फिर जनसंख्या के आंकड़े हमारे लिए, देखो जनगणना से हम क्या क्या प्राप्त जानकारी ले सकते हैं उसको लिखना है। फिर उस आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी, हम उसको कैसे उपयोग में कर सकते हैं उसको बताना है। फिर किसी देश में लिंगानुपात अगर कम हो जाता है, मान के चलो स्त्री की संख्या कम और पुरुष की बहुत ज्यादा हो जाती है, या पुरुष की कम स्त्री की बहुत ज्यादा होता है, तब क्या होगा उसको बताना है। फिर क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण हो सकता है, आपको समझाना है। अगर जनसंख्या बढ़ता है तो क्या वो गरीबी का कारण है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर 3 अंक वाली नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी। अगर कोई देश है, मान के चलो उस देश में युवा बहुत ज्यादा है, तो उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी रहेगी, आपको लिखना है, ठीक है। फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत है। सहमत है तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि क्यों, कैसे, ठीक है। फिर भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो साक्षरता है कम है, क्यों है, उस चीज को आपको लेख करना है। 4 मार्क्स वाले हैं तो पॉइंट टू बी पॉइंट आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा चेकर को, ताकि आपको पूरे में पूरे मार्क्स दे दे, ठीक है। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, वर्णन करना है आपको, ठीक है। फिर चौथा, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, ठीक है, उस चीज को, ये तो देखो जनसंख्या विस्फोट वाली आंसर और बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे देश विश्व के विकास में बाधा है, उन दोनों का क्वेश्चन आपका लगभग आंसर जो है सेम होने वाला है, तो आप लोग एक दूसरे से रिलेट करते हुए जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, इन तीनों क्वेश्चन को और बहुत ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर बताना है। फिर भारत के जनसंख्या घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है उसको लिखना है। फिर भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन करना है। तो ये रहा आपके 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन। तो देखो 4 मार्क्स वाले लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में आपको करना है। अगर इतना कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है कि लगभग यहाँ से, देखो छोटे क्वेश्चन तो चेंज हो सकते हैं, बट बड़े क्वेश्चन जो है लगभग आपके 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन वैरी हो जाती हैं, ठीक है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एक चैप्टर वाइज अरेंज करके बना के दे दिया गया, ताकि आपकी तैयारी जो है नंबर 1 लेवल की हो सके, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और भाई यूजफुल तभी होगा, आप सबको पता है, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रखें, बिफोर एग्जाम हम आपको सैंपल पेपर भी, जैसे कि हम क्वार्टरली एग्जाम के लिए करते हैं, वैसे हम फाइनली बोर्ड एग्जाम के लिए भी लाते हैं। पिछले साल हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे उनकी भी वीडियो जा करके देख सकते हैं कि, और मैच भी कर सकते हैं आप वहां जा करके कि कितने क्वेश्चन हम बताए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करके, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।